राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति मुर्मू के साथ लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर मौजूद गुलजार उपवन में ही ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंचे। यहां पर राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और कहा कि हमारे लिए ये गौरव का पल है कि ध्यान योग और लेकर हम इतना बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुरुआत किए, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। हम लोग बहुत पहले से ही इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा, वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है, उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है।
एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है, और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में ही पूजा अर्चना की है और प्रधानमंत्री ने मठ के 550वें साल के ही जश्न शारद पंचशतामन उत्सव के अवसर पर ही मठ का दौरा किया है और प्रधानमंत्री ने श्री समस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में ही भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का ही अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के ही उडुपी शहर में एक मेगा रोड शो किया और पीएम मोदी ने मंगलुरु के ही एयरपोर्ट पर उतरे, फिर एक विशेष हेलीकॉप्टर से उडुपी के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहां पे लक्ष्य गीता पाठन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ ही एक सामूहिक पाठ है जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे। रोड शो के दौरान ही अपनी गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने रास्ते में खड़े उत्साही लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया और वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की। कर्नाटक के उडुपी में ही जगत गुरु श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने विश्व गीता पर्याय लक्ष्य कंठ गीता पर्यावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं
और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। रामचरितमानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1,00,000 कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं, और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं, और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं, और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति। नई सरकार बनती कैसे है? चुनाव के बाद से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ तक हर कदम संविधान के नियमों के हिसाब से तय होता है। पुरानी सरकार का इस्तीफा, बहुमत का दावा, राज्यपाल का निमंत्रण और प्रो टेम और स्थायी स्पीकर का चुनाव, और आखिर में नए मंत्रियों का विभागों में बंटवारा, सब एक संवैधानिक मशीनरी के तहत होता है। तो चलिए जानते हैं ये पूरी प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाती है। नई सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे होती है? चुनाव के बाद से लेकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की शपथ तक हर कदम संविधान के नियमों के अनुसार तय होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरानी सरकार का इस्तीफा कैसे होता है, बहुमत का दावा कैसे किया जाता है, मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं और सरकार पूरी तरह वैध होने तक कौन कौन से चरण होते हैं। तो चलिए जानते हैं संविधान और राजनीति की उस मिशनरी के बारे में जो हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाती है। नई सरकार बनने की प्रक्रिया राजनीति में भले ही रोमांचक लगती हो, लेकिन ये पूरी तरह संविधान के हिसाब से तय होती है। हर चुनाव के बाद सरकार बदलने की स्थिति में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। सबसे पहले पुरानी सरकार इस्तीफा देती है, चाहे चुनाव में जीते या हारे या बहुमत कम हो जाए।
मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं। इस्तीफे के बाद वही मंत्री कुछ समय के लिए कार्यवाहक सरकार की तरह काम करते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार होती है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कैसे होता है पुरानी सरकार का इस्तीफा प्रक्रिया की शुरुआत। जैसे ही नई विधानसभा बन जाती है, पुरानी विधानसभा अपने आप खत्म हो जाती है और पुरानी सरकार इस्तीफा दे देती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर अपने और अपने मंत्रिमंडलों का सामूहिक इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भी पुरानी सरकार थोड़े समय के लिए कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करती है, जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती। इसका नियम संविधान के अनुच्छेद 164(2) में लिखा है। इसमें कहा गया है कि मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी तरह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसका नियम संविधान के अनुच्छेद 164(2) में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी तरह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री और उसके मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर अपने पद पर रह सकते हैं। बहुमत का दावा और राज्यपाल से मुलाकात। सरकार का इस्तीफा देने के बाद वो पार्टी या गठबंधन जो बहुमत का दावा करती है, राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने की मांग करती है। ये कदम राजनीति से जुड़ा होता है, लेकिन राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। अपने अंदाज और सोच के आधार पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। राज्यपाल का निमंत्रण और मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जब राज्यपाल को ये साफ हो जाता है कि कौन सा नेता विधानसभा का विश्वास जीत सकता है, तो वो उसे नई सरकार बनाने के लिए निमंत्रण करते हैं। इसी समय नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत होती है। इसके नियम के अनुसार मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अपने मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नई विधानसभा की शुरुआत। नई विधानसभा की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से होती है। राज्यपाल सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 180 में लिखा है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाए और विधानसभा की पहली बैठक बुलाए। इसके बाद स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। मुख्यमंत्री का सदन में बहुमत साबित करना। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। इसके बाद नई सरकार को सदन में ये दिखाना होता है कि उसके पास बहुमत है। ये अधिकार राज्यपाल के पास संविधान अनुच्छेद 175 के तहत होता है। आमतौर पे मुख्यमंत्री को 15 से 30 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करना होता है। हालांकि संविधान में समय तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नियम बन गया है। सरकार की वैधता की पहली परीक्षा बहुमत परीक्षण। मुख्यमंत्री सदन में बहुमत दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। वोटिंग होती है। ये वोटिंग सीधे मतदान, हाथ उठाकर, या अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरकार औपचारिक रूप से वैध हो जाती है और पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। संविधान प्रक्रिया के तहत नए स्पीकर का चुनाव। बहुमत परीक्षण के बाद अगला चरण होता है स्थायी स्पीकर का चुनाव करना। ये विधानसभा की आंतरिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया संचालन नियमों के तहत संचालित होता है। सदन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है और स्पीकर के चुनाव के साथ ही विधान मंत्रिमंडल पूरी तरह स्वीकृत हो जाता है और ये तय हो जाता है कि अब सरकार अपनी पूरी कार्यशैली के साथ काम करेगी। नए मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं और सभी मंत्री राज्यपाल से शपथ लेते हैं। इस दौरान 2 संवैधानिक बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि अनुच्छेद 164(3) के तहत मंत्री गोपनीयता और पद की शपथ लेते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 166 के तहत राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर संचालित होता है, लेकिन वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद लेते हैं। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15% ही होता है। मंत्रिपरिषद की पूरी संरचना तैयार होने के बाद विभागों का बंटवारा होता है और सरकार कार्यगत होती है। देश के लोकतंत्र की ये मिशनरी ऐसे चलती है। नई सरकार बनाना सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान के नियमों के अनुसार एक
कदम दर कदम प्रक्रिया है। नए मुख्यमंत्री गठन की ताकत और मंत्रियों का तालमेल सब कुछ इस संविधान के ढांचे के अंदर होता है। बिहार की नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में सरकार इसी तरह स्पष्ट, स्थिर और संविधान के नियमों के अनुसार बनती है। कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। अतिथि के रूप में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री श्री पी लालदोमा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल जी, राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित भारत स्काउट और गाइड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, व्यवस्थापकगण और भारत स्काउट गाइड के मेरे सभी युवा ऊर्जा के प्रतीक, सभी बच्चों को इस समारोह में मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की युवा ऊर्जा के अनुशासन को, उनके धैर्य को और उनके द्वारा चुनौती को समझने की सामर्थ्य को यहां पर देख रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन सभी भारत के युवा ऊर्जा के प्रतीक, भारत के इन भविष्यों का यह 19वीं जमहूरी का कार्यक्रम इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। यह जमहूरी उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों के बाद आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 61 वर्षों के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश के इस जमहूरी कार्यक्रम को वर्ष 2025 के प्रारंभ में आयोजित महाकुंभ प्रयागराज की याद को पुनः स्मरण करवा दिया है। प्रयागराज में देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे और
के कोने कोने से और दुनिया के भी कई देशों से जो विश्व शांति, एकता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर के दुनिया के अंदर कुछ नया है। तो आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन, जहां पर आपको बता दें देहरादून में ही सीएम धामी पहुंचे और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन सम्मेलन यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो आपदा को लेकर इस जो सम्मेलन है उसको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको लेकर चर्चा भी हो सकती है और इसके साथ ही सीएम धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपके आने से हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं और ये पूरा दिस एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी दैट इज गैदर्ड आउट हियर, वी वेलकम यू होल हार्टेडली। मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किलात से आप पहुंचे हैं। ये भी अपने आप में डिजास्टर मैनेजमेंट है और रेजिलियंस भी है साथ साथ में, एंड ही कुड मैनेज इट। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है। और क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जब बात होती है देश में, आप सेमीकंडक्टर की बात कहिए, आप क्वांटम की बात कहिए, आप डिजिटल इनिशिएटिव की बात करिए, आप बायो रिसोर्सेज की बात करिए, आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करिए, देयर इज वन मैन इन द कंट्री, ही इज सिनोनिम टू। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही।